Hello students, welcome back to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi। So students, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं माइलस्टोन पब्लिकेशन का ये क्लास 7 की बुक है इंग्लिश की। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल कवर चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक विच इज अ वर्किंग बॉय एट 8 और दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। आई नो कि आप सब लोग इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते देन डेफिनेटली यू शुड नो सच अ ग्रेट कैरेक्टर ऑफ आवर इंडिया। तो चलिए आज देखें कि एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। दैट आई विल एक्सप्लेन, दैट वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास। सो लुक, some people dream of success while the other people get up every morning and make it happen। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे बेटा कही गई है कि some people, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, there are many people who dream of success, जो केवल सफलता का सपना देखते हैं, while, जबकि उसी दौरान अदर पीपल, यानी और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे गेट अप एवरी मॉर्निंग, वो सुबह उठते हैं, एंड मेक इट हैपन, यानी कि उस सपने को साकार करते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है, वी शुड नॉट ओनली ड्रीम, हमें केवल सपने नहीं देखने चाहिए, वी शुड इवन डू दैट वर्क बाय विच वी विल गेट दैट सक्सेस। हमें वो वर्क भी करना चाहिए जिस वर्क के बेसिस पे हमें वो रिजल्ट भी मिले, केवल सपने नहीं देखना चाहिए। और देखिए इधर फिर आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, रीड द स्टोरी ऑफ एन 8-year-old अब्दुल कलाम who worked hard to realize his dream। जिन्होंने देखिए APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक छोटा सा अंश, उनके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और आगे देखिए वो क्या कहते हैं, डॉक्टर कलाम साहब क्या कहते हैं। यस, कलाम साहब का कहना क्या है कि ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट वी सी इन अवर स्लीप, यानी कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखें। इवन व्हाट इज दैट, दे शुड बी The ones that never let us sleep, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। वाकई में बहुत ही बड़ी बात की गई बेटा। बिल्कुल, अगर आपके सपने बस ये है कि सोने के बाद जो आए, तो सपनों का कोई भी मतलब नहीं। सपने तो आपके वो होने ही चाहिए जिसके प्रति आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है तो करनी है, और उसके लिए वो सारा टास्क आपको करना है जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। खैर, लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम अभी ये स्टार्टिंग में कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि एवरी मॉर्निंग अ लार्ज पाइल ऑफ न्यूज़पेपर बोथ इन इंग्लिश एंड तमिल इज डिलीवर्ड टू मी। यानी कि उनके ऑफिस में, उनके घर में जब वो बड़े हो चुके हैं, तब की बात के लिए वो कह रहे हैं कि एवरी मॉर्निंग, यानी कि ईच ऑफ द डे, यानी हर एक दिन क्या होता है, लार्ज पाइल ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि बंडल्स का, न्यूज़पेपर्स का एक पाइल मीन्स ढेर, क्या होता है, बोथ किस किस लैंग्वेज में, इन इंग्लिश एज वेल एज इन तमिल, दोनों लैंग्वेजेस में, इज डिलीवर टू मी, यानी कि मेरे पास आती है, यानी कि उनके घर पे ये सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आगे वो क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग माई ट्रेवल अब्रॉड, वो कहते हैं जब कभी मैं विदेशों की यात्रा करता हूँ, कहीं भी मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, तो आई लाइक टू स्टे इन टच विथ न्यूज़। वो कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे न्यूज़ के साथ टच में बने रहना पसंद है। फ्रॉम इंडिया, किससे, इंडिया की, यानी जब कभी भी अब्रॉड रहते हैं वो इंडिया के न्यूज़ के टच में ज़रूर बने रहना चाहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन इंडिया। So which I do by going online to read newspaper articles and editorial in different magazines and paper। और आगे वो क्या करेंगे, अब चूंकि अब आपको भी पता है आज का ज़माना क्या है, ऑनलाइन का है, कभी भी आपको न्यूज़ चाहिए होता है, कहीं पर कभी आप सीधे यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे आप सर्च करेंगे एंड यू विल गेट न्यूज़ ऑफ दैट डे, आपको उस दिन का न्यूज़ मिल जाएगा बहुत ही ईजी वे में। आगे वो क्या करें, विच आई डू, यानी चूंकि मुझे वहाँ की न्यूज़ चाहिए होती है इंडिया की, जब कभी मैं अब्रॉड रहता हूँ, देन व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, बाय गोइंग ऑनलाइन, यानी कि मैं ऑनलाइन जो मोड है, जो मल्टीमीडिया सिस्टम है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, मीडिया सिस्टम यूज़ करता हूँ, रीड न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल एंड रीड न्यूज़, मैं न्यूज़ को पढ़ता हूँ। जैसे क्या पढ़ता हूँ उसमें, आर्टिकल्स तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल होता क्या, किसी भी इशूज़ पे, किसी मैटर पे जो लोगों का आर्टिकल स्पेशलिस्ट का होता है उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। या फिर एडिटोरियल्स भी एक ऐसा ही होता है, किसी भी विषय पे, किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी टॉपिक पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जो व्यूज़ क्या है, क्या राय है, उस पर जो आर्टिकल प्रिंट होता है, दैट इज नोन एज एडिटोरियल। ओके, एंड डिफरेंट मैगजीन्स एंड पेपर्स, तो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैगजीन्स जो मुझे ऑनलाइन मिल जाती हैं, या फिर कुछ माइट भी ऑफलाइन भी मिल जाती होगी, तो उन सब की मदद से वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंडिया के न्यूज़ के टच में बना रहूँ कि इंडिया में क्या हो रहा है, आई ट्राई। अब आगे वो क्या कहते हैं, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन
नाउ अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ फिंगर्स। अमेजिंग। वो कहते हैं कि द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मुझे कई सारी ढेर सारी लॉट्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नाउ अवेलेबल वो आसानी से मिल जाती, कैसे? एट द क्लिक ऑफ फिंगर्स, जो एक ही फिंगर के टच पे मुझे मिल जाती है। अमेज में मुझे सरप्राइज करती है। यहाँ देखिए बेटा, कहने का ये मतलब है कि आज का जो समय है वो, अगर आप आज से 50 ईयर्स पहले अपने फादर से, अपने ग्रैंड फादर से आप पूछेंगे, टाइम बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ही अलग था। आज आप घर बैठे देखिए, किसी से वीडियो कॉल पर इवन चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, साथ साथ कोई भी न्यूज़पेपर आप मुझे इंस्टेंटली आपको मिल जाते हैं। बट आज से काफ़ी साल पहले, इवन अराउंड 50 ईयर एगो, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। अब चूंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, इन्होंने उस लाइफ को देखा है, उस टाइम को देखा है कि 50 ईयर एगो, 70 ईयर एगो हमारे इंडिया की कंट्री या वर्ल्ड का सिचुएशन क्या था। तो वही कहते हैं कि आज देखो टाइम कितना बदल गया है कि एक फिंगर के टच पे क्या होता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और यही बात उन्हें क्या कर रही है, अमेज कर रही है। दैट इज सरप्राइजिंग हिम, ये जो सिचुएशन उन्हें सरप्राइज कर रही है। एंड फर्दर ही सेइंग दैट एज अ पर्सन क्लोजली इन्वॉल्व विद इंजीनियरिंग एंड साइंस। खैर आगे वो कहते हैं कि आपको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत क्लोजली उनका रिलेशन रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे इंडिया को एक नई पहचान दी है, मिसाइल के फॉर्म में, एक और कई सारे साइंस एंड इंजीनियरिंग के फॉर्म में। इसलिए बोलते हैं एज अ पर्सन क्लोजली इन्वॉल्व विद इंजीनियरिंग एंड साइंस, चूंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इंजीनियरिंग से और साइंस से मैं क्लोजली अटैच ना हूँ। यानी कि वो जानते हैं कि क्या, द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी शुड नॉट सरप्राइज मी। द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ चुकी है या जो डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो मुझे सरप्राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मुझे मालूम है इंजीनियरिंग एंड साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना ज्यादा हम लोगों ने प्रोग्रेस किया हुआ है। बट आगे वो क्या कहते हैं, व्हेन आई कंपेयर, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ आवर लाइव्स, हम अपने जीवन को कंपेयर करते हैं विथ व्हाट इट वाज लाइक 70 ईयर्स एगो, कि आज से 70 ईयर्स एगो पहले लाइफ स्टाइल क्या हुआ करती थी, और आज की लाइफ स्टाइल में कितने सारे एक ब्रॉड जो चेंज आया है। व्हेन आई यूज टू कंपेयर इट, जब इसको कंपेयर करता हूँ इन स्मॉल साउथ इंडियन टाउन, वो यहाँ पे अपने टाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब मैं अपने एक साउथ इंडियन टाउन के जब मैं कंपेयर करता हूँ कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, द डिफरेंस इज स्टार्टलिंग इवन फॉर मी। जो डिफरेंस मुझे पता चलता है, वाकई मुझे स्टार्टल करता है, सरप्राइज करता है। यानी कि पहले की चीजें बहुत अलग थी कंपैरिजन टू दिस सिनेरियो, दिस एरा भी जो टाइम चल रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा क्या करता है, सरप्राइज करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। बट स्टिल लेट्स सपोज इफ यू हैव एनी डाउट, वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार आप वीडियोस को देखिए। आई विश कि आप लोग को फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ईच एवरी सिंगल वर्ड आपके समझ में आ जाना है। वेल, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। सो हियर व्हाट ही इज सेइंग, अब अपनी वो ऑटोबायोग्राफी, अपनी कहानी बता रहे हैं क्या, कि आई वाज बोर्न इन द ईयर 1931, की मेरा जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था, यानी आप समझ सकते हैं आजादी के पहले। एंड व्हेन आई वाज अबाउट 8, और जब मैं लगभग कितने साल का था, 8 ही साल का था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट, तभी विश्व युद्ध जो सेकेंड था वो स्टार्ट हो गया था। आई विश कि आप लोगों ने एसएसटी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वो फाइट चली थी। खैर यहाँ पे आगे बताते हैं कि ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन नाजी जर्मनी। कहते हैं कि ब्रिटेन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, वार के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था, किसके ऊपर, जो नाजिस थे जो जर्मनी के, उनके ऊपर जो है अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, वॉर में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड डिस्पाइट द इंडियन कांग्रेस अपोजिशन, और चूंकि इंडिया में उस समय आपको पता होगा एक हमारी जो इंडियन कांग्रेस थी वो पूरा इंडियंस का सिस्टम दिखती थी, एक पूरा यूनियन बना हुआ था, उनके अपोजिशन के बावजूद, यानी उन्होंने इसका विरोध किया, किस चीज का, कि इंडियन इस युद्ध में शामिल नहीं होगी। लेकिन आपको पता है उस समय हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल चलता था, तो इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया टू एज ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब क्या है, एक प्रकार से ब्रिटिश के बिहाफ पे वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर, भारत को भी उस युद्ध में शामिल होना पड़ा, ना चाहते हुए भी। एंड फर्दर व्हाट इज सेइंग दैट इंडियाज वॉर एफर्ट सॉ अ रिकॉर्ड नंबर। खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो नेक्स्ट पेज पे ऐसे लिखा है, ऑफ इंडियन सोल्जर्स बीइंग डिप्लॉयड इन वेरियस वॉर जोन्स अराउंड द वर्ल्ड। फर्दर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि, चलिए खैर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, लाइन मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो इंडियाज वॉर, जो इंडिया की जो युद्ध था, एफर्ट, इनका जो प्रयास, सौ रिकॉर्ड नंबर, एक रिकॉर्ड कायम किया था, किस चीज का रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
So here now we are on second page. Look what is it saying that of Indian soldiers being deployed in various war zone around the world. यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड कायम हुआ जिसमें क्या हुआ, इंडियन सोल्जर को कई जब डिप्लॉयड मतलब कि भेजा गया इन वेरियस वॉर जोन, कई सारे वॉर जोन पर जहां जहां युद्ध चल रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में जो है इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया जहां जहां भी वॉर्स चल रहे थे। एंड नाउ आगे वो क्या कहते हैं दैट डेली लाइफ हाउ रिमेन फेयरली अनअफेक्टेड इनिशियली। वो कहते हैं स्टार्टिंग में जब ये वॉर चल रहा था, फिर शुरुआत में क्या हुआ कि ये हमारा जो एरिया था रिमेन फेयरली अनअफेक्टेड इनिशियली, शुरू में विश्व युद्ध का इसके ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि हमारा जो रीजन था, हमारा जो एरिया था, हमारा जो टाउन था, वहां पे विश्व युद्ध जो चल रहा था इसके कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहे थे। पार्टिकुलरली फॉर अस इन द साउथर्न टिप ऑफ द कंट्री, वही कह रहे हैं कि स्पेशली तब जब हम कंट्री किस साइड में है, साउथर्न डायरेक्शन में है, तब तो इसका असर और भी कम ना के बराबर हमारे जो है एरिया में देखने को मिलता था, या यूं कहिए कि युद्ध का असर हमारे एरिया में कहीं भी नहीं था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। एज आई हैव मेंशन, जैसा कि मैंने मेंशन किया है क्या, रामेश्वरम in the 1940s was a sleepy little town that came alive with the arrival of pilgrims। कहते हैं कि खैर स्टार्टिंग में रामेश्वरम को बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया स्लीपी लिटिल टाउन, एक छोटा सा जो है खोया हुआ जो है क्या था टाउन था, नहीं बहुत कम लोग इसे जानते थे, बट दैट केम अलाइव, लेकिन जीवित हो गया विद द अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स, जब यहाँ पे कौन आने लगे, जब यहाँ पे पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री जब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, तब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट आना स्टार्ट हो गया था। फर्दर ही सेइंग दैट द इनहैबिटेंट्स, यानी कि जो कि रामेश्वरम के जो लोग निवासी है, जो वहाँ लोग रहते हैं, वर मोस्टली ट्रेड पीपल, या तो कोई कोई वो व्यापारी थे और स्मॉल बिजनेसमैन, या फिर वो क्या थे, आइदर दे वर स्मॉल बिजनेसमैन, या तो छोटे मोटे कोई व्यापारी थे वो लोग। एंड फर्दर ही सेइंग दैट द टाउन वाज डोमिनेटेड बाय द टेंपल। यहाँ देखिए डोमिनेटेड, यहाँ पे बेसिकली जब कोई एक व्यक्ति दूसरे पे डोमिनेट करता है, अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है, तो डोमिनेट वर्ड यूज किया जाता है, बट यहाँ पे इसका यूज करने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ये टाउन है डोमिनेटेड बाय टेंपल, यानी कि यहाँ बहुत सारे टेंपल्स, यानी कि वैराइटीज ऑफ टेंपल, बहुत ही अच्छे अच्छे टेंपल और बहुत ही अच्छे अच्छे टेंपल्स और कई सारी संख्या में यहाँ पे टेंपल्स मिलते हैं देखने को। दो देयर वाज अ मॉस्क्यू एंड चर्च, खैर यद्यपि यहाँ पे क्या थे, मॉस्क्यू मस्जिद में थे, एंड चर्च टू एज वेल एज चर्च भी यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि है। The inhabitants went about their way fairly peacefully। अब यहाँ पे खैर अभी जो जीवन चल रहा था, यहाँ के लोग अपने तरीके से, inhabitants यहाँ के जो लोग थे बहुत ही पीसफुली अपनी लाइफ को शांति से अपने तरीके से वो सरवाइव कर रहे थे। एंड अदर देन द नॉर्मल altercation that break out in any town or village, nothing much of importance happened। अब आगे देखिए वो क्या कर रहे हैं कि अदर देन नॉर्मल अल्टरकेशन दैट ब्रेक आउट, अल्टरकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक डिस्कशन होना, ठीक है, या यानी कि एक डिबेट सा होना, दैट इज नोन एज अल्टरकेशन। यानी बस यहाँ पे क्या होता था, एक छोटा मोटा अल्टरकेशन होता था, यानी जो भी न्यूज वगैरह आती थी उस पर केवल बातचीत आर्ग्यूमेंट्स हुआ करती थी, एंड नथिंग मच इंपॉर्टेंस हैपेंड, इसके सिवा और ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं होता था। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन दैट नथिंग मच इंपॉर्टेंस हैपेंड, इससे ज्यादा कुछ और खास यहाँ पे नहीं होता था। जो भी इशूज होते थे, जो भी न्यूज लोगों को पता चलती थी, उससे बस क्या होता कि लोग आपस में बैठ करके एक बार डिस्कशन डिबेट हो जाता था, एक आर्ग्यूमेंट सा हो जाता था, इसके सिवा कुछ खास जो है असर यहाँ पे युद्ध का नहीं देखा जाता था, कहने का ये मतलब है। आई विश यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट यस बेटा अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट फर्दर जो भी आपके डिमांड्स है उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ। खैर चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैसेज। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि सारे आपके फ्रेंड्स इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। नाउ द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड वाज द न्यूज़पेपर। आगे देखिए क्या करें, मैंने क्या कहा, देखिए अभी क्या है आज के टाइम में बेटा आप लोग बैठे बैठे मोबाइल पे अराउंड द वर्ल्ड कहीं की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जब ब्राउज करेंगे आप मिल जाती है यूँ कहिए, बट पहले इतना आसान नहीं था। यहाँ पे क्या करें, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड वाज द न्यूज़पेपर, यानी जो बाहरी जो दुनिया थी उसका न्यूज़ पाने का केवल एक ही तरीका पहले था, न्यूज़पेपर है। जब न्यूज़पेपर आता तभी जाकर के लोगों को पता चलता भाई ये घटना यहाँ पे। आप इस समय तो आप देखते होंगे कि आप लोग लाइव भी चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़पेपर पे आप न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हैं लाइव सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आप इंस्टेंट आपको लाइव देखने को मिल जाता है। न्यूज़पेपर तो बल्कि एक दिन के बाद प्रिंट होकर के आया करता है। तो इतना सारा वेरिएशन
आ गए आपके टाइम में। आगे वो क्या कह रहे हैं, द एजेंसी दैट डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर वाज रन बाय माय कजिन। आगे वो क्या कहते हैं, और जो एजेंसी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी हमारे एरिया में, वो एजेंसी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, मेरे कजिन शमसुद्दीन के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। एंड दो यद्यपि ही कुड रीड, हालांकि वो पढ़ भी सकते थे एंड राइट, लिख भी सकते थे, बट शमसुद्दीन वाज नाइदर वेल ट्रेवल्ड नॉर हाईली एजुकेटेड। खैर शमसुद्दीन बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था, यानी कि बाहरी दुनिया नहीं देखा था, ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बस इतने एजुकेटेड थे कि वो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। आगे वो क्या कह रहे हैं, येट फिर भी ही हैड सच अफेक्शन फॉर मी, इसके बावजूद भी जो है मेरे प्रति उनके अंदर क्या था, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन था। एंड इंकरेज मी इन सो मेनी वेज, और कई प्रकार से जो मेरे कजिन शमसुद्दीन है वो ऑलवेज मुझे क्या करते रहे, इंकरेज करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। एंड दैट बिकेम अ गाइडिंग लाइट फॉर मी, और शायद वही मेरे लिए क्या बन गया, मेरे करियर के लिए गाइडिंग लाइट बन गया, यानी कि प्रकाश बन गया, एक ऐसा प्रकाश जो मुझे रास्ता दिखा रहा था, सहारा दे रहा था मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए। ना अलॉन्ग विद शमसुद्दीन के साथ साथ जलालुद्दीन अ फ्रेंड, इसके साथ जलालुद्दीन ये भी साथ उनके कजिन है, वो क्या करें, एंड ही वाज आल्सो माय फ्रेंड एंड मेंटर, वो मेरे फ्रेंड के साथ साथ मेरे मेंटर भी थे। एंड was also a big influence in my early life। अर्ली लाइफ मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक छोटे उम्र की बात की जा रही है, और उनका जो क्वालिटी है, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने कम उम्र पे ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव उनकी जो है बातों ने, उनके तरीकों ने, उनके लाइफ स्टाइल ने मेरे ऊपर छोड़ा, यानी कि उनसे अपने भाई से, अपने कजिन से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थी। दीज मैन अंडरस्टूड माई डीपेस्ट थॉट। आगे वो क्या कह रहे हैं, यानी कि उनके जो कजिन ब्रदर्स थे उनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे, मेरे सबसे गहरे विचारों को भी समझ लेते थे, एंड फीलिंग्स, मेरे भावनाओं को भी, बिफोर आई कुड आर्टिकुलेट देम, इससे पहले कि मैं आर्टिकुलेट करूँ, आर्टिकुलेट मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को बयां करना, बताना, इससे पहले कि मैं अपनी किसी भी फीलिंग को उनको बताता, वो तुरंत मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को, मेरी सोच को समझ जाया करते थे, यानी इतनी अच्छी उनके बीच में बॉन्डिंग थी। एंड टू मी, और जहाँ तक मेरी बात है, दे वर एडल्ट्स, वो एडल्ट थे, who could reach out beyond the narrow confines। यहाँ पे narrow confines मतलब क्या है, they reach out beyond the narrow confines। narrow confines मतलब जो संकुचित जो लाइफ है, भाई बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते नहीं थे, तो वो कह रहे कि वो चूंकि बड़े थे और उन्होंने समाज को देखा था, बहुत जो नैरो कॉन्फाइंस होती है ना, यानी कि जो सकरी जिंदगी है, मतलब जो लिमिटेड लाइफ है, ठीक है, उस लिमिटेड लाइफ उन्होंने जिया हुआ, उसको समझते हैं, ऑफ देयर डेली लाइफ एंड बिजनेस एंड सी द लार्जेस्ट वर्ल्ड। सो इस लाइन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दैट टू मी, जहाँ तक मेरी बात है, दे वर एडल्ट्स, वो लोग क्या थे, एडल्ट थे, यानी कि बड़े थे, एंड कुड रीच आउट बियॉन्ड द नैरो कॉन्फाइंस ऑफ देयर डेली लाइफ, यानी कि जो भी उनकी लिमिटेड लाइफ है उसको उन्होंने जिया है, समझा है, एंड साथ साथ बिजनेस की बेसिस पे सी द लार्जर वर्ल्ड, इस संसार को उन्होंने देखा है और समझा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। नाउ शमसुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी वाज द ओनली वन इन द रामेश्वरम, एंड वो कहते हैं कि जो शमसुद्दीन की जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी थी, दैट वाज सिंगल एजेंसी इन दैट होल रामेश्वरम, पूरे रामेश्वरम में वो एक इकलौती एजेंसी थी। एंड देयर वर अबाउट 1000 लिटरेट पीपल इन द टाउन, और कहते हमारे जो टाउन में लगभग हजारों जो है पढ़े हुए लोग थे। एंड ही डिलीवर्ड न्यूज़पेपर टू ऑल ऑफ देम, और मेरा जो भाई था कजिन, वो क्या करता था, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को न्यूज़पेपर भेजता था। पढ़े लिखे के यहाँ मतलब क्या था, उन्हें जो है न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था। पढ़ते क्यों थे, क्योंकि भाई लिटरेट थे। फाइन, नाउ फर्दर द पेपर कैरीड न्यूज अबाउट द इंडिपेंडेंस। अब देखिए यानी बात बता रहे हैं कि जो पेपर होता था, पेपर में उसमें क्या क्या न्यूज़ेस प्रिंट हुआ करती थी। द न्यूज़ पेपर कैरीड न्यूज अबाउट द इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हमारे देश में उसमें चल रहा था, उसकी न्यूज़ प्रिंट हुआ रहती थी उसमें। एंड दैट वॉज हेडिंग, वहाँ पे हेडिंग्स होती थी। टू और कैसेंडो एट दैट टाइम, कैसेंडो मीन्स होता है बहुत ही, यानी कि इंटरेस्टिंग होना, ट्विस्ट होना, बहुत ही क्लाइमेक्स से भरा हुआ होता था। यानी कि ये जो इशू होता था, इसको पढ़ने में सब लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस समय जो है इस न्यूज़ को लोग पढ़ते थे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है। दीज न्यूज़ आइटम्स वुड बी रीड एंड डिस्कस्ड ग्रेट गस्टो एमंग एवरीवन, यानी कि जो न्यूज़ हुआ करती थी ये पढ़ी जाती थी एंड डिस्कस की जाती थी ग्रेट गेस्ट मीन्स बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। एमंग एवरीवन, यानी कि लोग ग्रुपिंग कर करके आपस में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, न्यूज़ के बारे में चर्चा होती थी और न्यूज़ पढ़ा करते थे, वही काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। एंड
देयर वुड ऑल्सो बी न्यूज़ फ्रॉम द वॉर। अब आगे वो कहते हैं कि भाई इसके साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ उसमें प्रिंट रहती थी। किसकी न्यूज़? न्यूज़ फ्रॉम द वॉर फ्रंट, यानी कि जो युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसकी उनकी न्यूज़ हो गई, हिटलर की न्यूज़ हो गई, नाजी आर्मी की न्यूज़ हो गई, ये सारी न्यूज़ उसमें प्रिंट रहा करती थी। एंड ऑफ कोर्स देयर वर मेनी मोंडेन मैटर्स। मोंडेन मैटर में क्या होता है? बहुत ही बोरिंग जो है न्यूज़ेस। तो कहते हैं उसमें खैर कुछ न्यूज़ तो ऐसी होती थी जो बोरिंग होती थी, खैर यानी कि वो कुछ खास नहीं इंटरेस्टेड होती थी। विच वर कंसल्टेंट विथ अटमोस्ट इंटरेस्ट, उसको भी बड़े इंटरेस्ट के साथ लोग क्या क्या करते थे? डिस्कस करते थे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास अपने समय को व्यतीत करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। लोग साथ में चौपाल में बैठते थे और उन्हें कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता था अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए। कहने का मतलब कोई बोरिंग सा मैटर भी होता था, मुंडन मैटर भी होता था, तो उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। एंड दीनामणि वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल दीज पेपर्स। और कहते हमारे टाउन में जो पेपर्स आते थे उनमें से एक पेपर था दीनामणि, जिसका नाम था, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने सुना होगा दैनिक जागरण, अमर उजाला, द यूनाइटेड, कई सारे लॉट्स ऑफ न्यूज पेपर्स आर देयर इन इंडिया। तो ऐसे ही पहले क्या था, दीनामणि एक पॉपुलर जो है उस टाइम पे न्यूज़पेपर जो है उनके टाउन में जाया करती थी। अब आगे देखिए क्या है, द वे द पेपर रीच रामेश्वरम वॉज क्वाइट यूनिक। अब कहते जिस प्रकार से खैर पेपर हमारे रामेश्वरम में पहुंचे थे वो तरीका भी बहुत ही यूनिक था, बहुत ही स्ट्रेंथ था, बहुत ही मजेदार था। दे केम अप बाय मॉर्निंग ट्रेन, वो सुबह सुबह किससे आते थे? ट्रेन से आते थे। एंड वर केप्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, उन्हें रामेश्वरम स्टेशन पे वो सारे बंडल रख दिए जाते थे न्यूज के पेपर। फ्रॉम देयर दे हैड टू बी कलेक्टेड, और जहां से उन्हें क्या क्या किया जाता था? कलेक्ट किया जाता था। एंड देन सेंड टू ऑल सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मतलब जो लोग पेपर की डिमांड करते हैं, जो लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ पेपर डिलीवर करिए, तो उन्हें सब्सक्राइबर्स बोलते हैं बेसिकली। जो जो लोग पेपर की डिमांड करते हैं भाई हमारे यहाँ मंथली पेपर दिया करिए डेली, फाइन। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते थे, यूजर्स होते थे, उनके घर जो पेपर डिलीवर किया जाता था। दिस वॉज शमसुद्दीन बिजनेस। ये बिजनेस किसका होता था? शमसुद्दीन का होता था। एंड ही मैनेज इट एफर्टलेसली, और बहुत ही अच्छे से वो इस अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा था। हाउएवर एज वर्ल्ड वॉर सेकेंड रेज, जैसे से वर्ल्ड वॉर जो युद्ध चल रहा था वो और खतरनाक हुआ, और खतरनाक हुआ यानी कि और बढ़ा, यानी कि और चिंगारी इसमें लगी, यानी कि और थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो गया। तो क्या हुआ? वी नो लॉन्गर रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि अब हम इस संसार से यानी कि आइसोलेट नहीं रह पाए। यहाँ पे आइसोलेट का मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे आफ्टर कोविड कि आइसोलेशन मतलब क्या होता है? बिल्कुल से अलग थलग रहना। देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने मेंशन किया कि स्टार्टिंग में जब विश्व युद्ध चल रहा था वी वर आइसोलेटेड, हमारे ऊपर ज्यादा फर्क जो है नहीं पड़ा था विश्व युद्ध का। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नो लॉन्गर रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, अब हम संसार से आइसोलेट नहीं रह पाए, यानी कि उस विश्व युद्ध का असर अब हमारे भी टाउन में, हमारे भी एरिया में पड़ने लग गया था। इट अफेक्टेड माई लाइफ, इसने मेरे जीवन को भी इफेक्ट किया। द न्यूज पेपर डिलीवरी बिजनेस, न्यूज पेपर के डिलीवरी का जो बिजनेस था उसको भी इफेक्ट किया। इन स्ट्रेंज न्यू वे, कई बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से क्या किया इसने? इस बिजनेस को भी डिस्टर्ब किया। कैसे किया? चलिए कंटिन्यू करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्लेस नंबर ऑफ सेक्शंस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है उसमें, चूंकि उन्हीं का शासन इंडिया पे चल रहा था, कई सारे सेक्शंस लगा दी, कई सारे धाराएं लगा दिया, कई सारे रूल्स लगा दिए। राशंस ऑन गुड्स, मतलब कई प्रकार के, आपने जैसे कोविड वगैरह में देखा हो कई सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं ना कि ये नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स लगा दिए गए जो आम लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था। समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाउ प्रिवेल्ड इन द कंट्री, और कैसे उस समय का सीन कैसे हो गया था? जैसे कि बेटा कंट्री में कोई इमरजेंसी क्या हो गई? प्रिवेल्ड हो गई, लागू हो गई हो, यानी कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसा जो है एक सिनेरियो सिचुएशन बन गया था। देखिए इमरजेंसी बेटा क्या होता है? इमरजेंसी जैसे आपने अभी कोविड के टाइम पे देखा, ये भी एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन ही मान करके चलिए, जहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज आपके कर्टेल कर दिए जाए, कम कर दिए जाए, आपको नियमित साधन में ही अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़े। नाउ फर्दर, आवर लार्ज फैमिली फेल्ट द डिफिकल्ट एक्यूटली, और इस वजह से हमारी बड़े परिवार को काफी एक्यूटली मतलब काफी गंभीर रूप से क्या करना पड़ा? परेशानी का सामना करना पड़ा। फूड, क्लोथ्स, द नीड ऑफ द हाउस होल्ड, चाहे वो कपड़े हो, चाहे भोजन हो, चाहे हाउस होल्ड के जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, ऑल बिकम डिफिकल्ट टू प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स कंप्लीट करना, प्रोवाइड करना, सब कुछ प्रोवाइड करना काफी डिफिकल्ट हो गया था। एंड प्रोवाइड फॉर, एंड उनको मिल पाना, यानी और फैमिली वॉज लार्ज, चूंकि हमारी फैमिली भी एक बड़ा परिवार था। एंड माई ग्रैंड मदर हैड टू स्ट्रेच एवरी रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेच एवरी रिसोर्स मीन्स वो सारे एफर्ट करना जिसके थ्रू आप फैमिली को सर्वाइव कर पाए या पैसे अर्न कर पाए, यानी अपना काम आप चला पाए।
तो मेरी ग्रैंड मदर ने और मेरी माँ ने हर वो कोशिश की जो वो कर सकते थे, किस लिए, टू दैट मोस्ट टू कीप एवरीवन फिट, सब लोगों का पेट भरा रहे, सब लोगों को भोजन रेगुलर मिलता रहे, उसके लिए उन्होंने सारे प्रयास किए, सारे हथघंटे अपनाए। दे ट्राइड ऑल देयर लेवल बेस्ट टू फुलफिल आवर स्टमक एंड क्लोथ्स एंड इन गुड हेल्थ, जिससे कि हमारे हमारे हमें क्लोथ मिल सके, हमारे भोजन मिल सके और एक हम अच्छे हेल्थ में रह सके। उसके लिए हमारे फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने बहुत मशक्कत की। फर्दर व्हाट ही इज सेइंग दैट एज द डिफिकल्टीज ऑफ द वॉर स्टार्टेड अफेक्टिंग अस, अब जैसे जो डिफिकल्टीज, युद्ध की जो डिफिकल्टीज थे हमारे परिवार को, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। शमसुद्दीन केम अप विद अ प्रपोजल, शमसुद्दीन मेरे घर पे क्या आते हैं, एक प्रपोजल लेकर के आते हैं। एंड फर्दर ही सेइंग दैट एक्साइटेड एंड डिलाइटेड विद ट्रेमेंडसली, कुछ ऐसा विशेष ऑफर था जिसकी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उस ऑफर ने मुझे क्या किया, काफी एक्साइटेड कर दिया, एंड डिलाइटेड बहुत ही खुश कर दिया, ट्रेमेंडसली बहुत ही ज्यादा, यानी ही वाज वेरी एक्साइटेड एज एट द प्रपोजल ऑफ शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के प्रपोजल पे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। वन फॉल आउट ऑफ द कंडीशन वाज दैट रेल स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन हैड बीन डन अवे विथ, आगे वो क्या कहते हैं कि सिचुएशन जो है, जो फॉल आउट आया था, जो कंडीशन बन गई थी, जो एक नेगेटिव सिनेरियो बन चुका था, यानी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे आ गए थे कि नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। तो वही करें, वन फॉल आउट ऑफ द कंडीशन, यानी इस बुरे समय पे क्या हुआ था, वाज दैट द रेल स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन हैड बीन डन अवे विथ, यानी कि जो रामेश्वरम स्टेशन पे पहले रेल रुका करती थी, अब वो क्या हो गई है, वहां पे रुकना बंद हो गई है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि हैड बीन डन अवे, यानी कि अब वो रुकती नहीं थी, यानी कि पहले चूंकि रामेश्वरम के में जो स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी वहीं से न्यूज़पेपर आता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब न्यूज़पेपर जब ट्रेन रुकेगी नहीं तो न्यूज़पेपर आएगा कैसे, क्या आगे देखते हैं क्या है कहानी। आई विश ये समझ में आ गया होगा कि वो बताते हैं शमसुद्दीन कि अब भाई यहाँ पे ट्रेन रुकना क्या हो गई, बंद हो गई है। सो व्हाट वुड हैपन टू आवर पेपर्स देन, फिर पूछा तब अब हमारे पेपर्स का क्या होगा, क्योंकि पेपर तो ट्रेन से ही आती थी, अब ट्रेन तो रुकती नहीं थी। सो हाउ वर दे टू बी कलेक्टेड, कि अब उन पेपर्स को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पीपल ऑफ टाउन, और हम अपने टाउन के लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर डेली डोज न्यूज, जो हमेशा हम लोग का इंतजार करते हैं कि अपने किसके लिए, डेली डोज ऑफ न्यूज, जो न्यूज पढ़ने के शौकीन है, तो डेली इंतजार करते हैं न्यूज़पेपर आएगा और हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। फाइन, तो अब उसका क्या होगा। सो this, now let's move to next passage and try to understand what had happened further. So now students, we are on the next page and I wish कि जो भी बच्चे नए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, and don't forget to subscribe and also press the that bell icon को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब कभी भी मैं कोई भी वीडियोस आपकी क्लास से रिलेटेड अपलोड करूं तो आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उन सारी वीडियोज को देख पाए। तो शमसुद्दीन फाउंड अ वे आउट, खैर ये जो समस्या थी, समस्या का शमसुद्दीन ने एक रास्ता निकाला हुआ था। क्या सोल्यूशन निकाला था उन्होंने, द पेपर्स वुड बी केप्ट रेडी इन द लार्ज बंडल्स, उन्होंने कहा कि जो ट्रेन है, ट्रेन में जो बड़े बड़े बंडल्स में न्यूज़पेपर्स को रेडी रखा जाएगा। एज अ ट्रेन चक डाउन द रामेश्वरम धनुषकोडी ट्रैक, और जैसे ही ट्रेन हमारे रामेश्वरम से धनुषकोडी ट्रैक पे आएगी, यानी यहाँ से आगे निकलेगी, क्या होगा, दे वुड बी फ्लंग आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, न्यूज़पेपर्स को कहाँ फेंक दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म पे चलती ट्रेन से ही फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो रुक नहीं रही थी, तो न्यूज़पेपर को चलती ट्रेन से ही फेंक दिया जाएगा। एंड दैट इज वेयर आई केम इन, और फिर वो कहते हुए बस यही वो सिचुएशन थी जहां से मैं अंदर आया, यानी कि मैं इस बिजनेस में इंक्लूड हो गया। क्योंकि आपको पता होगा एक कहानी चलती है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर के पीछे कि वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे स्टार्टिंग में, क्या लाइफ, कैसे उनकी एंट्री हुई न्यूज़पेपर की लाइफ में, देखिए यही स्टोरी चलती है यहाँ पे। एंड दैट इज वेयर आई केम इन, बस यहीं से मेरी क्या हुई, एंट्री। शमसुद्दीन ऑफर्ड मी, शमसुद्दीन ने मुझे ऑफर्ड किया द एंजॉयबल जॉब, बहुत ही वो मजेदार जॉब, कौन सी जॉब, ऑफ कैचिंग दीज बंडल्स ऑफ पेपर्स बीइंग थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन एंड देन टेकिंग देम अराउंड द टाउन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम आपको क्या करना है, जो ये बंडल्स न्यूज़पेपर के बंडल्स वहां से फेंके जाएंगे, उन्हें तुम्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है। जो ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से क्या होगा, मूविंग ट्रेन से जो बंडल्स फेंके जाएंगे उन्हें तुम्हें पहले कलेक्ट करना है, फिर पूरे टाउन में घूम घूम कर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब से ये तुम्हारी क्या होगी, एक जॉब होगी। आगे क्या है, जैसे मुझे प्रपोजल मिला, माई एंथुजियाज्म न्यू नोज बाउंड्स, उस मेरे एक्साइटमेंट की कोई भी लिमिट नहीं थी, यानी कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज रियली
वेरी हैप्पी आई वॉज एट 7th हेवन, यानी कि मैं बहुत खुश था, ये APJ अब्दुल कलाम सर कहते हैं। फर्दर वो क्या कहते हैं, आई वॉज ओनली 8, खैर उसमें मैं कितने साल का था, ओनली 8 ईयर ओल्ड था, बट आई वॉज ग्लैड, सॉरी आई वॉज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे टू द हाउस होल्ड इनकम। इनको कह रहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं क्या करने जा रहा था, अपने हाउस होल्ड इनकम एक पार्ट बनने जा रहा था, यानी कि मैं भी अब एक कमाई होगी और मेरी कमाई से मेरी फैमिली क्या कर पाएगी, मेरी फैमिली की सर्वाइव होने में थोड़ा सा मेरा सपोर्ट हो सकेगा। यानी आई वॉज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करने जा रहा था इन मीनिंगफुल वे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, इन हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम में, यानी घर में जो इनकम आ रही है उसमें मेरा भी कोई अंश होगा, मैं भी अपने परिवार की हेल्प कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। इस वजह से वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी ग्रैंड मदर सभी को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था उनके पेट को फुलफिल करने के लिए। आगे वो क्या कहते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलवेज फेड फर्स्ट, घर में आपके भी होता होगा भाई, बच्चों को पहले खिलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि बच्चों को पहले भोजन कराया जाता था, एंड आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ अस एवर गोइंग हंग्री। और कहते हैं हम में से मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जब मैं कहा जा रहा हूँ भूखा रहा हूँ, यानी कि ऑलवेज मेरे पेरेंट्स ने कोशिश किया, पूरी एफर्ट किया कि भले वो भूखे रह जाए, बट उन्होंने मेरे पेट को कभी भूखा नहीं रहने दिया। ऑब्वियसली द वुमन वर कंप्रोमाइजिंग ऑन देयर न्यूट्रिशन फॉर अस, कहते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो वुमेन हमारे घर में थी वो कॉम्प्रोमाइज़ करे थे अपने न्यूट्रिशन में। कहने का मतलब था कि वो भरपेट भोजन नहीं करती थी, क्यों, जिससे कि हम भरपेट भोजन कर सके, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करती थी, एंड दे वर नॉट ईटिंग फुली, वो पर्याप्त रूप से भोजन नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि वो हमारा पेट भरने के बारे में सोच रही थी। आई एग्री टू शमसुद्दीन ऑफर विद एंथुसियाज्म, अब जो एंथुसियाज्म के साथ में क्या होता हूँ, शमसुद्दीन के ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड विद ग्रेट हैप्पीनेस आई एक्सेप्टेड प्रपोजल ऑफ शमसुद्दीन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, सॉरी now however my new job had to be fitted into my regular routine। खैर वो कहते हैं भाई अभी तक वो बच्चा छोटा सा 8 साल का है, उनकी पढ़ाई भी है, कई और भी सारी चीज़ें हैं, तो कहते हैं मुझे अब क्या करना था, मुझे अपने इस नए जॉब को फिट करना था मेरे रेगुलर रूटीन में, जो मेरा डेली का टाइम टेबल था, उसी टाइम टेबल में मुझे इस काम को भी फिट करना था। क्यों, क्योंकि माई स्टडीज स्कूल्स हैड टू कंटिन्यू एज बिफोर, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को और अपनी स्कूलिंग को पहले की तरीके कंटिन्यू रखना था, यानी कि मैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा था। एंड द डिलीवरी ऑफ बिजनेस हैड टू बी अकोमोडेटेड एडमिस्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, और ये जो न्यूज़पेपर मुझे बेचना था, इसका जो व्यवसाय था, इन्हीं सब कामों के बीच में कहीं के समय निकाल के मुझे क्या करना था, इस काम को करना था, जिससे कि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा ये जॉब भी चलता रहे। आगे वो कहते हैं एमंग माई सिबलिंग्स, मेरे जितने भाई बहन थे, कजिन्स थे, आई हैड शोन एन अर्ली एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। इनका कहने का मतलब क्या है कि उन सब के कंपैरिजन में मेरा जो एप्टीट्यूड था मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा था, यानी कि मैं और लोग अपने भाई बहनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, स्पेशली मैथमेटिक्स में। एंड इसीलिए क्या हुआ, माई फादर अरेंज फॉर मी टू टेक ट्यूशन फ्रॉम और मैथमेटिक्स टीचर, हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने अरेंज कर दिया था एक ट्यूशन क्लासेस भी मेरे लिए अरेंज की गई थी, यानी कि मैं ट्यूशन क्लासेस भी लिया करता था। हाउएवर माई टीचर हैड ए कंडीशन, यानी मेरे एक जो टीचर थे जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उनकी एक कंडीशन थी, क्या, दैट आई अलॉन्ग विथ द 4 अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जहाँ पे पढ़ने जाते थे वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स और भी पढ़ने जाते थे, उन 4 स्टूडेंट्स के साथ, आगे क्या कहते हैं, लेट मी सर्च द लाइन, यस whom he had accepted, जिनको उन्होंने स्वीकार किया था, यानी कि वो बच्चे जो और 4 बच्चे मेरे मैथमेटिक्स टीचर के यहाँ पढ़ने जाते थे, उन सब के साथ मुझे यानी कि हम पांचों को क्या करना होता था, needed to reach his home at dawn after having taken bath, यानी कि सुबह सुबह बिल्कुल भोर में हमें बाथ नहाने के बाद उनके घर पहुंचना होता था, सुबह सुबह, तभी वो हमें पढ़ाएंगे, बिल्कुल प्रातःकाल लगभग 4 बजे के आसपास क्या होना होता था, हमें पहुंचना होता था, किस लिए, टू हैव बाथ, यानी आफ्टर हैविंग टेकन बाथ, नहाने के बाद हमें सुबह सुबह के वक्त उनके यहाँ पहुंच जाना होता था। एज फॉर ईयर, कुछ सालों से, विच वॉज ड्यूरेशन ऑफ द ट्यूशन, जो कि ट्यूशन का समय हुआ करता था, आई स्टार्टेड माई डे वाइल इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड, मेरे दिन की शुरुआत कब होती, जब बाहर क्या होता, काफी अंधेरा होता, आपको पता होगा सुबह के 4 बजे 4:30 बजे बाहर बिल्कुल अंधेरा सा होता था, तो कहते मेरे दिन की शुरुआत तब होती थी जब बाहर बहुत अंधेरा रहता था। कैसे, विथ माई मदर शेकिंग मी अवेक, कब, जब मेरी माँ मुझे हिला करके मुझे जगाती थी। शी हर सेल्फ वुड हैव राइजन बिफोर मी, वो मुझसे पहले उठ जाया करती थी,
गॉट माई बाथ रेडी, मेरे बाथरूम को इनकी रेडी करती थी। शी वुड देन हेल्प मी बाथ, इसके बाद वो मुझे नहाने में मदद भी करती थी। एंड सेंड मी ऑन माई वे टू माई टीचर्स होम, और मुझे भेजती थी, मतलब कोचिंग ट्यूशन के लिए मुझे तैयार करके मुझे भेजती थी। आगे, देन आई वुड स्टडी फॉर एन आवर, तब मैं 1 घंटे तक वहां जाकर के पढ़ता था। एंड बाई 5 AM बाई देन माई फादर वुड बी रेडी, इसके 5 बजे तक मैं वहां पढ़ता था, इसके बाद वापस आता था। बाई देन तब तक माई फादर वुड बी रेडी, तब तक मेरे पिताजी तैयार हो जाते थे। टू टेक मी टू द अरबिक स्कूल, कहाँ पे ले जाने के लिए, अरबिक स्कूल ले जाने के लिए, नियर बाई, जो कि बगल में ही था। एंड वेयर आई लर्न द कुरान शरीफ, और जहां पे मैं क्या सीखता था, कुरान शरीफ में पढ़ता था, सीखता था। एंड आफ्टर माई लेसन ऑन कुरान शरीफ वॉज ओवर, और जब मेरा जो लेसन होते थे, मेरे जो लेक्चर्स होते थे, क्लास होती थी कुरान शरीफ में, जब वो खत्म हो जाती, आई वुड स्प्रिंट में, स्प्रिंट में होता है बहुत तेजी से भागना, मैं बहुत तेजी से भागता था। टू द रेलवे स्टेशन, किधर की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे स्टेशन की तरफ क्यों जाते थे तेजी से भागते हुए। देयर आई वुड वेट, वहां पे मैं इंतजार करता था। होपिंग फ्रॉम वन लेग टू अनदर, वन लेग टू अदर मतलब काफी एक्साइटमेंट के साथ, काफी दाएं बाएं कर दो, यानी कि बार बार बिल्कुल एक्साइटेड रहना, बिल्कुल रेडी रहना, उसके लिए एक फ्रेज बेटा यूज होता है, वन लेग टू अदर, यानी कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ ही साथ बहुत ही यानी कि एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं क्या करता था। आईज एंड ईयर्स कीनली ओपन, मैं अपनी आंखों को और अपने ईयर्स को बहुत एक्साइटमेंट के साथ खोले रहता था, किस लिए, फॉर साइन ऑफ वन कमिंग ट्रेन, आने वाली ट्रेन के लिए, यानी कि जैसी ट्रेन आती थी मैं अपने कानों को अलर्ट रखता था कि जैसे ही उसका सिग्नल मुझे मिले, मुझे पता चल जाए कि ट्रेन आ रही है और मैं रेडी हो जाऊं पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर क्या होता, सरप्राइजिंगली अनलाइक मोस्ट ट्रेन दीज डे, जैसे अधिकतर आजकल की ट्रेनें हैं, द मद्रास धनुषकोडी, जो मद्रास धनुषकोडी ट्रेन उस समय आती थी, मेल वॉज रेयरली डिलेड, बहुत शायद ही मुश्किल से वो डिले होती थी, यानी उसका टाइम हमेशा फिक्स होता था, वो एक दिए गए फिक्स टाइम पे अपने स्टेशन पे, अपने स्पॉट पे आ जाती थी, सून, बहुत ही जल्द। द इंजन स्मोक वुड बी विजिबल इन डिस्टेंस, और इंजन को जो स्मोक होता था काफी दूरी से वो दिखाई देने लगता था। एंड द हॉर्न वुड बी टूटेड लाउडली, उसका हॉर्न भी काफी तेजी से बजता था। विद द थंडर्स रोर, बहुत ही भयानक रोरिंग के साथ। एंड द ट्रेन वुड पास थ्रू द स्टेशन, और भयंकर रोरिंग के साथ क्या करती वो ट्रेन स्टेशन से होते हुए पास होती थी, गुजरा करती थी। आगे वो क्या कहते हैं, आई हैड वर्क आउट द बेस्ट स्पॉट फ्रॉम विच टू कीप एन आई आउट फॉर द फ्लाइंग न्यूज पेपर बंडल्स। वो कहते हैं आई हैव टू वर्क आउट फॉर द बेस्ट स्पॉट, मुझे एक सबसे बेहतर जगह चूज करना पड़ता था, फ्रॉम विच, जहां से मैं कीप एन आई, मैं नजर रख सकूं किस पे, फ्लाइंग न्यूज़पेपर बंडल्स, यानी कि जो ट्रेन से जो न्यूज़पेपर फेंके जाते थे, जिससे वहां से न्यूज़पेपर मुझे एकदम अच्छे से दिखाई दे, मुझे उस स्पॉट को भी चूज करना पड़ता था। लाइक क्लॉक वर्क, जैसे यानी कि बिल्कुल जैसे क्लॉक वर्क की तरीके, दे वुड बी टॉस्ड आउट टू द प्लेटफॉर्म, वो क्या किए जाते थे भाई, प्लेटफॉर्म से इसे उछाले जाते थे। एंड द ट्रेन वुड देन हफ पुफ अवे, हफ पुफ अवे, यहाँ पे ट्रेन के साउंड को बोला गया है कि हफ पुफ अवे करते हुए फिर वहां से वो चली जाती थी। शमसुद्दीन पर्सन इन द ट्रेन वुड वेव आउट टू मी, और फेंकने के बाद जो शमसुद्दीन का जो व्यक्ति होता था वो मुझे वहां से ट्रेन से बैठे बैठे क्या करता, इशारा करता। एज अ ट्रेन रिसीडेड, जैसे कि जब ट्रेन वापस यानी आगे जब बढ़ने लगती। एंड इट्स विशुअल्स ग्रोइंग फेंट, और धीरे धीरे इसकी हॉर्न भी क्या होती, धीमी पड़ दी जाती। क्यों धीमी पड़ दी जाती भाई, जैसे दूर जाएगी सीधी बात हॉर्न कम सुनाई देगा आपको। एंड माई जॉब वुड बिगिन, और कहते बस, और अब यहीं से किसकी कहानी स्टार्ट होती थी, मेरी कहानी स्टार्ट होती थी। यानी कि मैं क्या करता, यहाँ से अपने काम को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता था, यानी कि बंडल को कलेक्ट करता और आगे के वर्क को करता था। सो आई विश बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टोरी थोड़ी लंबी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, स्टोरी आपको मालूम भी चल जाए, एक्सप्लेनेशन भी आपको मालूम चल जाए। बट फिर भी अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, देन वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार देखिएगा। आई विश कि उसके बाद आपको डाउट्स नहीं रह जाएंगे। सो फर्दर लेट्स सी व्हाट ही डू। सो आगे वो कहते हैं कि आई वुड देन पिक अप द बंडल्स, इसके बाद मैं क्या करता, जब ट्रेन चली जाती यानी कि न्यूज़पेपर नीचे फेंक दिया जाता, तो बंडल्स को पिक करता, डिवाइड देम इनटू बैचेस अकॉर्डिंग टू द नेबरहुड्स इन विच पेपर हैड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसके में कई सारे बैच कई सारे ग्रुप में पेपर को डिवाइड कर लेता, कि जो कि पड़ोसी लोगों को जिनको पेपर बांटना, भाई किस डायरेक्शन में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उस हिसाब से वो पेपर को क्या करते, सेट कर लिया करते थे। एंड ऑफ आई वुड, गवर्नमेंट निकल पड़ता था किसके लिए, पेपर को बांटने के लिए। फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे लग जाते थे। आई टूर अराउंड रामेश्वरम, मैं पूरे रामेश्वरम में घूमता था। एंड डिलीवरिंग द पेपर्स टू एवरीवन, और सब लोग को पेपर दिया करता था।
Soon I began to identify the people by the paper they read. और कहते हैं बहुत जल्द मैंने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, किस नाम से, जिस पेपर को वो पढ़ते हैं। भाई सब लोग का डिमांड अलग अलग है, किसी को कोई पेपर पढ़ना है, किसी को कोई पेपर पढ़ना है। तो कहते हैं जो पेपर जो लोग लिया करते थे उस पेपर के टाइटल से मैं लोगों को रिकॉग्नाइज करना जान गया था। अब देखिए आगे क्या वो कह रहे हैं कि मेनी वुड बी वेटिंग फॉर मी, बहुत से लोग तो मेरा इंतजार करते थे। एंड देयर वुड बी ऑलवेज बी फ्रेंडली वर्ड और टू, और हमेशा वो लोग बहुत ही प्यारा सा एक या दो शब्द मुझे जरूर कहा करते थे। सम वुड टेल मी टू हरी बैक होम, कुछ लोग जो होते थे वो जल्दी कहते भाई जल्दी घर जाओ। सो आई वुड नॉट टू बी लेट फॉर स्कूल, जिससे मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं, क्योंकि लोग जानते थे कि ये बच्चा क्या करता है, भाई लोकल का बच्चा, ये पढ़ाई भी करता है, बहुत मेहनत भी करता था। तो कुछ गार्जियंस जो बड़े होते थे वो कहते बेटा जल्दी करो, आपको कहाँ जाना है, स्कूल भी जाना है, इसलिए लेट ना हो जाना, जल्दी से पेपर दो और कहाँ पहुंचो, अपने घर पहुंचो। आई थिंक मोस्ट इंजॉयड being handed their papers by cheerful 8-year-old। आगे वो कहते आई थिंक मोस्ट इंजॉयड, कहते मेरा मानना है कि जो अधिकतर लोग थे वो इस बात से खुश हो जाते थे, वो इंजॉय करते थे कि उनको पेपर कौन हैंडेड कर रहा है, कौन दे रहा है, एक बहुत ही खुश मिजाज किस्म का 8 साल का बच्चा दे रहा है। नाउ लेट्स फिनिश लास्ट पैसेज ऑफ दिस पेज। आगे वो कहते हैं कि आवर टाउन बीइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट, और जैसा कि हमारा जो टाउन था किस किनारे में था, ईस्ट कोस्ट में था, ईस्ट डायरेक्शन में था। एंड बाय द टाइम ऑफ द वर्क वाज ओवर बाय 8 AM, और मेरा काम लगभग 8 बजे तक खत्म होता। एंड द सन वुड बी हाई अप इन द स्काई, तब तक सूरज जो है आकाश में चढ़ जाता था, यानी पूरी धूप निकल चुकी होती थी, पूरा दिन खुल चुका होता था। एंड आई वुड हेड बैक होम, और उल्टे पाँव में कहाँ भागता, फिर घर की ओर भागता, यानी कि स्पीड से बिना टाइम वेस्ट में घर की ओर भागता। वेयर माई मदर वेटेड विद ब्रेकफास्ट, जहाँ पे मेरी माँ ब्रेकफास्ट के साथ मेरा इंतजार करती रहती थी। एंड अ सिंपल मील वुड बी सर्व्ड, एक साधारण सा भोजन हम लोग को सर्व किया जाता, परोसा जाता था। बट हाउ हंग्री आई यूजुअली, यानी कि हाउ हंग्री आई वॉज यूजुअली माई मदर मेड श्योर एट आई एट एवरी मॉर्सल बिफोर सेंडिंग मी ऑफ टू स्कूल, और मेरी मदर क्या करती, मैं चूंकि बहुत भूखा रहता था तो मेरी मदर कोशिश करती कि मैं अपने भोजन हर एक मॉर्सल मतलब हर एक टुकड़ा, कोई भी मतलब बिल्कुल भी कोई भी अंश प्लेट में खाने का छूटने ना पाए, मेरी माँ कोशिश करती थी। यानी कि मेरी माँ अपनी उस प्लेट का हर एक थोड़ा सा भोजन बचने नहीं पाता था, पूरा भोजन मुझे खिलाती थी और तब कहाँ भेजती थी, स्कूल भेजती थी। यानी माई मदर मेड श्योर, मेरी मम्मी हमेशा इस चीज को श्योर करती थी क्या, कि आई एट एवरी मोर्सल, कि मैंने भोजन का हर एक टुकड़ा खाया कि नहीं खाया, यानी कि भोजन मेरी थाली में बचा तो नहीं मेरे प्लेट में, सेंडिंग मी ऑफ टू स्कूल, स्कूल भेजने के पहले। बट माई वर्क डिड नॉट एंड देयर, लेकिन मेरा काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता था। तो कहाँ खत्म हो जाता है, आइए लास्ट पेज ओपन करते हैं बेटा, एंड लेट्स फिनिश दिस चैप्टर एज वेल। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड व्हाट ही इज सेइंग फर्दर। आगे एपीजी सर बता रहे हैं कि इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर स्कूल वाज ओवर, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाता था, आई वुड डू राउंड ऑफ शमसुद्दीन कस्टमर अगेन, मैं शमसुद्दीन के जो कस्टमर्स होते थे, जो लोग न्यूज़पेपर लिया करते थे, मैं उनके यहाँ दोबारा जाता था, कलेक्टिंग ड्यूज क्या लेने के लिए, न्यूज़पेपर का पैसा लेने के लिए। देन आई वुड मीट हिम, इसके बाद मैं शमसुद्दीन से मिलता, सो दैट ही कुड वर्क आउट विद द अकाउंट ऑफ द डे, जिससे कुछ दिन का जो अकाउंट था, जो हिसाब किताब होता, जिससे कि वो उसको खत्म कर सके। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। एट दैट टाइम, उस समय, सिटिंग समवेयर नियर द, इसके बाद हम लोग कहीं पे जो है सी के आसपास, समुद्र के आसपास बैठा करते थे, विद ब्रीज ब्लोइंग इन, जहाँ बढ़िया बहुत सुंदर सी हवा बहती रहती थी। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, यानी इनमें से कोई एक, वुड फाइनली ओपन अप द डेज पेपर, कोई ना कोई क्या करता, उस दिन के न्यूज़पेपर को खोलता, यानी कि हम लोग दिन के आखिरी में अब पेपर कौन पढ़ते थे, हम लोग पढ़ा करते थे। ऑल ऑफ अस वुड पोर ओवर द दीनामणि, हम सब लोग उस दीनामणि में डूब जाते थे। पोर मतलब एकदम उड़ेल जाना, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग बहुत ही मन लगा करके दीनामणि न्यूज़पेपर को पढ़ा करते थे। वन ऑफ देम वुड रीड अलाउड द न्यूज आइटम्स, हम में मतलब उन लोगों में से कोई, शमसुद्दीन या फिर जलालुद्दीन, उनमें से कोई एक क्या करता, उस न्यूज आइटम्स को बहुत तेजी से पढ़ता था। स्लोली द लार्जर आउटसाइड वर्ड वुड एंटर आवर कॉन्शियसनेस, कहने के देखिए मतलब क्या है, और जब उस न्यूज़पेपर पढ़ा जाता था, हम लोग इतने मग्न हो जाते थे, इतने खो जाते थे न्यूज़पेपर में, यानी इतने मन से पढ़ते थे कि धीरे धीरे वो जो लार्जर जो पूरा संसार है, कहा जाता हमारी अंतर आत्मा में प्रवेश कर जाते, यानी कि हम लोग उस दुनिया में खो जाते थे, इमेजिन करते थे कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि उन्हें मौका कभी मिलता नहीं था बाहर जाने का, तो अपने गाँव में हमेशा रहते थे, इसीलिए वो बाहर की दुनिया की इमेजिनेशन में खो जाया करते थे। क्या कहते थे, गांधी, कांग्रेस, हिटलर, पेरियर, सब न्यूज उस समय प्रिंट हुआ करती थी। एवी रमा समय, देयर वर्ड्स, उनके शब्द, एंड अपील्स, उनके जो अपीलिश होते थे, रिक्वेस्ट होते थे,
वुड हैंग इन द इवनिंग एयर। ऐसा लगता था वो सब क्या है, वो शाम जो इवनिंग का जो हवाएं हैं उसमें मुझे टंगी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है बस वो सब लोग मेरे सामने ही आ गए हों, आस पास ही मेरे हों और मुझे बिल्कुल सामने से वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, ऐसा रियलाइज होता है। यानी कि बस यहाँ पे एक इमेजिनेशन पावर की बात की गई है, यानी बहुत ही मन के साथ वो लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। आगे वो क्या कह रहे हैं कि आई वुड ट्रेस द फोटोज एंड वर्ड्स विद माई फिंगर। कहते चूंकि भाई 8 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं ज्यादा पढ़ने में तो अच्छा होगा नहीं, तो कहते मैं क्या करता, उस पर जो फोटोज होते थे, जो वर्ड्स, जो शब्द छपे होते थे, उनको मैं फिंगर से टच करके ट्रेस करता था एंड वंडरिंग और सरप्राइज हो जाता था व्हाट इट मस्ट बी लाइक टू बी आउट देयर इन द लार्जर वर्ल्ड विद ऑल ऑफ देम। ये जो संसार है, इन सब लोगों के साथ ये जो बाहरी संसार है, कैसा लगता होगा, ये दुनिया कैसी होगी, इमेजिनेशन वो करते थे। और सोचते क्या थे, मे बी आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में सोचता क्या, वन डे आई वुड गो, कि मैं भी जाऊंगा कहाँ, टू द बिग सिटीज, इन बड़े शहरों में, जैसे कहाँ, लाइक मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा एक्सेट्रा। इन सब जगहों मुझे भी जाने का मौका मिले, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। एंड व्हाट वुड आई से इफ आई एवर गॉट टू मीट पीपल लाइक गांधी और नेहरू। और सोचते थे आखिर मैं क्या कहूंगा जब मेरी मुलाकात अगर किससे हो गई, गांधी जी या फिर नेहरू जी से हो गई, तब मैं क्या कहूंगा। बट सच थॉट्स वर सून इंटरप्टेड बाय द कॉल्स ऑफ माई प्लेटमेट्स। कहते जब शाम को मैं इन विचारों में खोया रहता था, तभी मेरे जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे होते थे, मेरे जो प्लेमेट्स होते थे, मेरे साथी जो होते थे, जो साथ में खेला करते थे, वो लोग मुझे इंटरप्ट कर देते, यानी कि मुझे बुलाने लगते थे किस चीज के लिए, कि अब्दुल चलो आओ खेला जाए, यानी कि वो लोग डिस्टर्ब कर देते थे। एंड देन फॉर डिनर, और फिर मैं किसके लिए चल जाता था, डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। देयर वॉज होमवर्क टू बी डन, वहाँ पे होमवर्क होता था करने के लिए। एंड इवन 8 year old हैज ओनली दैट मच एनर्जी टू स्पेंड। और एक 8 साल के बच्चे में बस इतनी एनर्जी की वो इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता है। यानी कि थ्रू आउट द डे वो बिजी रहते थे, एक शेड्यूल रहता था और बहुत ही एक शेड्यूल भर लाइफ से वो चलते थे। बाई 9 PM 9 बजे तक आई वुड बी फास्ट अस्लीप, में गहरी नींद में सो जाया करता था। एज क्योंकि एज द नेक्स्ट डे मोर स्टडीज, क्योंकि और ज्यादा स्टडीज एंड द लाइफ ऑफ वर्किंग मैन लेन स्टोर, क्योंकि एडवांस में ही एक वर्किंग मैन का जो जीवन है वो काम से भरा हुआ रखा। यानी कि काम उसका, एपीजे अब्दुल कलाम का सुबह क्या करता रहता, इंतजार करता रहता है कि भाई हमें समय से सोना है, समय से उठना, क्योंकि अगले सुबह काम मेरे सर पे रहेगा। सो आई विश बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एंड इट इज योर वर्क कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस लिंक को शेयर करें, साझा करें, जिससे कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। और मैं जो एफर्ट आप लोग के लिए कर रहा हूँ ऑनलाइन, बट आप लोग कंटेंट घर बैठे मिल पाए, उसको यूटिलाइज करिए, सबने सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी यूटिलाइज करके घर बैठे अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर पाए। वेल आगे देखिए वो क्या कहते हैं, दिस रूटीन कंटिन्यूड फॉर अबाउट ईयर। लगभग एक साल तक ये मेरा रूटीन चलता रहा, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो साथ में ऐड हो गया था। आगे वो क्या कहते हैं, इन दैट 1 year, उस एक साल में रनिंग अराउंड विद द पेपर्स, पेपर के साथ यहाँ वहाँ भागने से मैं क्या हो गया था, आई ग्रू टॉलर, में थोड़ा लंबा भी हो गया था, एंड ब्राउनर, थोड़ा सांवला भी हो गया था, क्योंकि मैं धूप में यहाँ वहाँ भागना वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आई ऑल्सो लर्न, मैंने सीखा क्या, दैट आई कुड नॉट जज क्वाइट एक्यूरेटली द डिस्टेंसेस, क्या मैं डिस्टेंसेस को बहुत एक्यूरेटली क्या कर रहे हैं, जज कर लेता हूँ किसके डिस्टेंस को, जो ट्रेन आती थी। एंड आई कुड कवर एंड स्प्रेंड विद बंडल्स ऑफ पेपर्स इन माई हैंड, और मैं काफ़ी तेजी से मैं भागने लग गया था, मेरी हैबिट्स पड़ गई थी, बंडल ऑफ पेपर्स को अपने हाथों में लेकर के काफ़ी तेजी से भागने भी लग गया था, यानी मेरी हैबिट भी बन गई थी। हैंस could time my arrival and various localities at the same time every day, and hence क्या होता, could time my arrival at various localities at the same time। अब यानी कि मेरे जो लोकेलिटीज, एक बहुत से लोग क्या करते थे, मेरे फिक्स टाइम पे क्या करते, मेरा इंतजार करते रहते थे कि कब जो है एपीजे अब्दुल कलाम आएगा और कब मुझे क्या मिलेगा, लोकेलिटीज, सॉरी मुझे न्यूज़पेपर मिलेगा। आगे वो क्या कह रहे हैं कि अब एक साल मेरी और प्रैक्टिस क्या हो गई थी, आई कुड कैलकुलेट इन माई हैंड द अमाउंट ओड टू शमसुद्दीन बाई ईच ऑफ हिज सब्सक्राइबर्स, यानी कि जितने लोगों के यहाँ जो है न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर्स क्या न्यूज़पेपर जाता था, उनका जो पैसे का कैलकुलेशन होता था, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि अब मैं क्या करता था, इन माई हेड, अपने हेड में, अपनी मतलब नॉर्मली वर्बली मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मैं उसे मेमोराइज करने लग गया था, मुझे वो याद रहता था। एंड आई कुड रील ऑफ द नेम्स ऑफ दोज हु हैड नॉट पेड अप द दैट डे, और मैं उन लोगों का नाम भी मुजबानी बता देता था जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, यानी कि मैं बिल्कुल से इस बिजनेस में एक्सपर्ट हो चुका था, यहाँ पे कहने का ये मतलब है। एंड मोस्टली आई लर्न दैट टू बी वर्किंग मैन मीन यू हैड टू बी अप एंड रेडी टू फेस दैट। आगे क्या कहते हैं, मैंने एक चीज़ और सीखा कि काम करने का मतलब ये है कि आपको हर समय क्या करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा हर प्रकार की सिचुएशन को फेस करने के लिए, कि किसी प्रकार की सिचुएशन कभी भी आ सकती है।
वॉट एवर एल्स मे हैपन टू यू, कुछ भी आपके साथ हो, लेकिन आपको क्या करना है, ऑलवेज रेडी रहना है हर एक सिचुएशन में। होमवर्क, ट्यूशन, प्रेयर, ऑल कैरी ऑन, ये सारी चीजें मेरी लगातार चलती रही, बट द मद्रास धनुषकोडी मेल वुड नॉट वेट फॉर मी। उनका ये सब चीजें तो मेरे लिए चलती रहेंगी भाई, पढ़ाई है मैं बाद में कर लूंगा, ट्यूशन है बाद में कर लूंगा, प्रेयर बाद में कर लूंगा, लेकिन ये जो ट्रेन आती है ये मेरा इंतजार नहीं करेगी, ये फिक्स टाइम पे ही आएगी। एंड आई हैड टू बी प्रेजेंट एट द स्टेशन एट द करेक्ट टाइम, और स्टेशन पे मुझे बिल्कुल ठीक समय पर ही पहुंचना होगा। एंड एट द करेक्ट पॉइंट टू कैच, और एक सही जगह पर मुझे पहुंचना पड़ेगा जहां से बंडल्स को अच्छे से कैच कर पाऊं। दे केम फ्लाइंग इन, क्योंकि वो उड़ते हुए आते हैं। एंड इट वॉज माई फर्स्ट ब्रश विथ टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसको लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिया था। एंड सीइंग टू इट दैट आई केप्ट माई वर्ड टू माई कजिन, और मैं ये कोशिश करता था कि मेरे जो प्रॉमिस है, मैंने जो अपने कजिन शमसुद्दीन से किया है, मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ, यानी जो विश्वास मेरे शमसुद्दीन भाई ने मेरे ऊपर दिखाया है वो कभी टूटे ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं उस काम को परफॉर्म कर पाऊँ, नो मैटर वो अच्छा जो कुछ भी हो जाए। इट वॉज ऑल्सो मोस्ट इंजॉयबल टाइम, कहते खैर ये मेरा जो मोमेंट था ये बहुत ही इंजॉयबल टाइम भी था। एंड आई लव्ड एवरी मोमेंट फॉर इट, और हर एक क्षण कहते मैंने क्या किया, इसका एंजॉय किया। यानी कहने का उनका मतलब क्या है कि उनका जो ये जॉब था, इस जॉब से कभी वो बोर नहीं हुए, बल्कि उन्हें ये जॉब पसंद आता था। आई लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट एंड नॉट विथ स्टैंडिंग द इंटेंस टायर्डनेस एवरी नाइट, कहते भले मुझे हर रात को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। माई मदर ऑफन फ्रटेड एट टेकिंग अप दिस एडिशनल वर्क, अब अक्सर मेरे ऊपर फ्रटेड नाराज हो जाती थी इस एडिशनल वर्क को करने की वजह से। एंड द टोल इट वॉज टेकिंग ऑन मी, और कहती थी ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। बट आई शुक माई हेड, मैं कुछ नहीं बोलता, केवल अपना सर हिलाता। एंड स्माइल्ड एट हर, मम्मी की तरफ देख करके मैं अपनी मुस्कुरा दिया करता था। नोविंग दैट, मैं जानता था कि माई अर्निंग, ये जो मेरी अर्निंग है, वर्ड सम हाउ, किसी न किसी प्रकार से हेल्पिंग अस ऑल, हमारे परिवार की क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। एंड दैट शी वॉज सीक्रेटली प्राउड ऑफ मी, और वो कहते मुझे पता है छुप करके मम्मी को, मुझे मेरी माँ को मेरे ऊपर जरूर क्या है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। फॉर हैविंग टेकन ऑन द रोल ऑफ वर्किंग मैन, मैंने एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र पे ही मैंने किसकी जिम्मेदारी उठा ली, एक वर्किंग मैन की जिम्मेदारी उठा ली, यानी कि घर में काम करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। एंड केप्ट मी गोइंग विद स्माइल ऑन माई फेस, और एक मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो है वो छोड़ जाती थी। सो एवरीवन, विद दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आई होप कि आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं हुआ। यस, अगर आपको फिर भी डाउट है, देन एवरीवन प्लीज ड्रॉप योर कंफ्यूजन, कमेंट्स, फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बेटा। आई विल ट्राई to give solution in my next video, in my upcoming videos। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केस क्लासेस हमारी होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। वेल, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.